जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। देखो, आज हम पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश को। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से हम अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बेसिक ज्ञान लेंगे मध्य प्रदेश का, कि मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश का अक्षांश विस्तार, देशांतरी विस्तार, है ना, राष्ट्रीय पशु पक्षी। जो बेसिक नॉलेज है बिल्कुल प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, वो आज हम पढ़ेंगे। किंतु हम जितना भी पढ़ेंगे सब मैप के माध्यम से पढ़ेंगे और आज ही इनको सबको याद करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन ये बिल्कुल हम एकदम प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। कभी कभी हो सकता है यहाँ से मेंस में भी प्रश्न पूछ ले, किंतु 2 नंबर में पूछ सकता है, इससे बड़ा प्रश्न नहीं पूछेगा। तो देखो, नीचे एक मध्य प्रदेश का मैप बना रखा है। आपको अगर दिख रहा हो, मैं उसको और जूम कर लेता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो। देखो, ये मध्य प्रदेश का मैप है। अब इस मैप में आप देखोगे, देखो ये भारत दिख रहा है आपको, इधर देखो भारत। इसी भारत के बीचों बीच में मध्य में इसलिए इसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश। इसीलिए इसको बोलते हैं हृदय प्रदेश। हृदय में, भारत के हृदय में होने के कारण तो हृदय प्रदेश भी कहते हैं। ऐसे मध्य प्रदेश के बहुत सारे नाम हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये मध्य प्रदेश का मैप। तो एक बार क्या करिए, आप रफ मैप को बनाने का प्रयास करिए। जैसे ये मैप बनाए ना, ऐसे बनाने का बार बार आप क्या करिए, एक ब्लैंक मैप ले लीजिए आप, और उस पर बार बार आप क्या करिए, ऐसा पेन फेरिए। इससे क्या होगा, आपको मैप बनाना आ जाएगा कि हाँ, मध्य प्रदेश का मैप कैसा है। ठीक है। अब इस मध्य प्रदेश के मैप में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो देखो, सबसे उत्तरी जिला कौन है, मुरैना। ये यहाँ पे क्या आता है, मुरैना। नीचे का अगर आप मैप दिख रहा है, 2 मिनट आपको देखो, मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखो नीचे, आप देखिए, देखो यहाँ पे नीचे वाला मैप देखिए। देखो, सबसे ऊपर में कौन दिखेगा आपको, मुरैना। तो यहीं से होके जा रही है ये 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश वाली रेखा। सबसे उत्तर में कौन है, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश वाली रेखा। तो ये मुरैना हो गया। सबसे दक्षिणी बिंदु देखो, तो ये है बुरहानपुर। देखो यहाँ पे इस मैप में देखिए, ये है बुरहानपुर, और यहाँ से जाएगा तो देखो ये है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो नीचे से ऊपर चलते हैं हम। जब भी अक्षांशीय विस्तार बताएंगे तो सबसे नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। तो देखो नीचे क्या है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहाँ पर है, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। अब देखो, इसका सबसे पश्चिमी जिला देखेंगे तो देखो, सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तो देखो, इस वाले मैप में देखिए आप, ये है अलीराजपुर। तो दिख रहा है आपको, सबसे पश्चिमी जिला क्या है, अलीराजपुर। और इस अलीराजपुर ये कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर पे। इसी प्रकार से आप देखोगे सबसे पूर्वी जिला, तो देखो इस मैप में देखिए, सबसे पूर्वी जिला क्या दिखेगा आपको, सिंगरौली। ये सीधी से अलग होकर बना है सिंगरौली। तो ये कितने डिग्री पे सबसे पूर्वी, ये है देखो, ये 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों। और मध्य प्रदेश से होके ही मध्याह्न, भारत की जो मानक समय रेखा है वो यहीं से होके गुजरती है। देखो कितने डिग्री भारत की मानक समय रेखा, 82 साढ़े 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांत। तो देखो, ये मध्य प्रदेश में कहाँ से होके जाती है, सिंगरौली से होके जाती है। कभी कभी ये प्रश्न में पूछ लेते हैं कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से होके जाती है, तो सिंगरौली से होके जाती है। वो कितने डिग्री है वो, तो 82 डिग्री 30 मिनट। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर जाती कर्क रेखा। कर्क रेखा को ही हम बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऐसे याद रखना आप, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश को हम बोलते हैं नॉर्थ लेटीट्यूड। रहेगी बात ये। तो इसी कर्क रेखा का नाम क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या नॉर्थ लेटीट्यूड। तो देखो, ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती। कितने जिलों से होकर गुजरती, 14 जिलों से। ये आपको याद रखना है कर्क रेखा। तो हो सकता है कभी ये प्रश्न पूछ ले आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से जिले से कर्क रेखा होकर नहीं जाती। तो 3 जिलों के नाम दे देगा जिससे कर्क रेखा होकर जाती है, और एक जिले का नाम दे देगा जिससे होकर नहीं जाती है। तो पहले तो यहाँ मैप में हम देखेंगे किससे होकर जाती है, बाद में हम ये देखेंगे इसकी याद करने की ट्रिक की, कैसे इसको हम याद करें, और क्या प्रश्न एमपीपीएससी में पूछेगा और क्या कन्फ्यूजन हमारे अंदर वो पैदा करेगा। तो हमें उससे कैसे बचना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, कर्क रेखा सबसे पहले देखो, ऐसे अगर कर्क रेखा देखोगे तो कर्क रेखा अगर भारत में देखोगे, देखो आप यहाँ पे भारत में देखोगे आप कर्क रेखा को, तो भारत के कितने राज्यों से होके जाती है कर्क रेखा, 8 राज्यों से होके जाती है। देखो यहाँ पे आएगा सबसे पहले गुजरात, फिर कौन आएगा देखो राजस्थान, फिर कौन आएगा देखो मध्य प्रदेश, फिर कौन आएगा देखो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पास में लगा लगा मिलेगा आपको बिहार, फिर मिलेगा आपको झारखंड, फिर मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल, फिर मिलेगा आपको त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य आपको मिलेगा। देखो, इन्हीं 8 राज्य के नाम यहाँ पे दे रखे हैं क्रम से। अब अभी मैप को आप अच्छे से देखिए, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ मैं एक बार। देखो, ये अगर इधर देखोगे आप तो ये आपको 8 राज्य दिख जाएंगे यहाँ पे। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कितने राज्यों से होकर जाती है, भारत के
8 राज्यों से 8 राज्य दिखे। देखो ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है तीसरे नंबर पे। मध्य प्रदेश से ये अलग होकर क्या बना छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ आ जाएगा, फिर बिहार आ जाएगा, फिर झारखंड आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा पश्चिम बंगाल आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा और मिजोरम। ये 8 राज्य हो गए। देखो यहाँ पे सब दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये आगे समझ में आपको ये सारी चीज़ याद। देखो इसमें बिहार नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बिहार, क्योंकि पहले बिहार से ही अलग होकर क्या बना है झारखंड, तो बिहार नहीं आके क्या आएगा झारखंड, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, देखो झारखंड दे रखा है, छत्तीसगढ़ के बाद क्या आएगा झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अब मध्य प्रदेश से होके जाती है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम मध्य प्रदेश एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमसे जितनी भी चीज़ें पूछेगा सब मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में पूछेगा वो। तो हमें मध्य प्रदेश की सारी चीज़ क्या होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। सारी चीज़ क्या होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखो इसी को देखेंगे ना हम, तो ये मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होके जाती कर्क रेखा, 14 जिलों से। ये आपको याद रखना है, कितने जिले हैं, 14 जिले। तो इन 14 जिलों का हमें नाम याद करना है। तो सबसे पहले हम कर्क रेखा देख ले। देखो सबसे पहले कौन सा जिला है, देखो रतलाम। फिर देखो रतलाम के बाद कौन आया, देखो उज्जैन। इसी उज्जैन से उज्जैन के पास से लगा लगा कौन है, देखो आगर मालवा। ये शाजापुर से अलग होकर आगर मालवा बन गया है। तो सुनो बात, पहले जब देखो आगर मालवा तो अभी बना है, पहले शाजापुर के अंदर ही आता है आगर मालवा। तो पहले कर्क रेखा किससे होके जाती थी, शाजापुर से। तो क्योंकि अब सागर से शाजापुर से अलग होकर क्या बन गया आगर मालवा, तब वो आगर मालवा से होके जाती है, ना कि शाजापुर। तो ये प्रश्न जरूर पूछता है, क्योंकि बहुत सारी पुरानी बुकों में अभी भी क्या दे रखा है, शाजापुर ही दे रखा है। तो ऐसा कन्फ्यूजन हमें नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी शाजापुर से अलग होकर आगर मालवा बना, तो अब कर्क रेखा आगर मालवा से होके जाती है, ये याद रखना है आपको। फिर देखो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे राजगढ़ आ जाएगा। राजगढ़ के बाद क्या आ जाएगा, देखो सीहोर आ जाएगा। सीहोर ये पूरा यहाँ तक फैला हुआ है सीहोर। फिर क्या आ जाएगा, देखो भोपाल आ जाएगा। भोपाल से लगा के आ जाएगा विदिशा आ जाएगा। विदिशा से लगा हुआ क्या आ जाएगा, रायसेन आ जाएगा। सागर आ जाएगा, दमोह आ जाएगा, जबलपुर आ जाएगा, कटनी आ जाएगा, उमरिया आ जाएगा और शहडोल आ जाएगा। देखो ये 14 जिले आ गए। सारे 14 जिले दिखा दिए। एक बार देखो नीचे वाले मैप पे भी हम देखेंगे। देखो ये देखो आप देख रहे हो, ये कर्क रेखा है, जिसे सबसे पहले रतलाम में आएगी। सीधी रेखा है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्या है, रतलाम है। रतलाम के बाद ये उज्जैन है, और पहले ये शाजापुर से होके जाती थी। अब किससे होके जाती है, आगर मालवा से। ये आपको याद रखना है, शाजापुर से होके नहीं जाती है, आगर मालवा से होके जाती है। ये रहा राजगढ़, ये रहा सीहोर, ये भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, ये जबलपुर, कटनी, उमरिया और ये रहा शहडोल। ऐसे होके निकल जाती। ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सीधी रेखा है ये, किंतु मैप में क्या है ऊपर नीचे दे रखा है, इसलिए क्या करा है मैंने ऊपर नीचे दिखा दिया आपको बस। तो इसमें क्या याद रखना है आपको, शाजापुर याद रखना है आपको। शाजापुर से होके नहीं जाती है, शाजापुर। ठीक है दोस्तों, रहेगी बात आपको याद, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। शाजापुर से होके नहीं जाती, तो एग्जाम में वो शाजापुर ही हमें देगा। एग्जाम में क्या देगा वो, शाजापुर ही। तो जिससे कर्क रेखा होके नहीं जाती, क्यों, क्योंकि पहले कर्क रेखा शाजापुर से होके जाती थी, किंतु अब नहीं जाती। क्यों, क्योंकि इसी शाजापुर से अलग होकर क्या बन गया है, आगर मालवा। अब देखो मैं अपनी एक ट्रिक बताता हूँ आपको कि हम इसको कैसे याद रखें। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक बनाई है मैंने। आप भी अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हो। तो मैंने क्या करा है, एक ट्रिक बनाई है, रवा रासा भौरासा दमजप कठिन उमरासा। बार बार पढ़ोगे ना, 2-4 बार आपको याद हो जाएगा। क्या लिखा मैंने, रऊ आ रासा भौरासा भौरा सा दम जब कटनी जब कटनी उमरासा उमरा सा सहाय सहा। तो देखो रा से क्या बन जाएगा हमारा, रतलाम बन जाएगा। ऊ से हमारा बन जाएगा उज्जैन, और आ से बन जाएगा हमारा आगर मालवा। फिर रा से बनेगा राजगढ़, और सा से बनेगा सीहोर, भा से बनेगा भोपाल, वा से बनेगा विदिशा, और रा से बनेगा रायसेन, और सा से बनेगा सागर, दम से बनेगा दमोह, जब से बनेगा जबलपुर, कटनी से बनेगा कटनी, उमरा से बनेगा उमरिया, और सहा से बनेगा शहडोल। तो ये हो गए देखो सारों 14 ज़िले याद हो गए, हमें सारे ज़िले याद हो गए। तो बस आप अपने हिसाब से ट्रिक बना ली, जैसे भी मैंने अपने अनुसार ट्रिक बनाई है, जैसे याद रहेगा। और मैंने 2-4 बार इसको याद करा, याद हो गई मुझे, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी आप क्या करिए, आप अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें तो ऐसे याद नहीं रहेगी, तो आप क्या करिए, बार बार मैप में बना के देखिए। ऐसा मत पढ़िए सिर्फ, जैसे कि हम बुकों में क्या पढ़ते हैं कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर निकलती है, और हम इन 14 जिलों का नाम याद करें। नहीं, आप मैप में देखिए। मैप अगर आपको याद हो गया तो आप 5-6 क्वेश्चन तो वैसे ही सही कर लेंगे। और आपको मैप ऐसी चीज़ें जो आप अगर आप सीखोगे, बार बार करोगे ना, तो आपको क्या होगी, ये
प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे एक मैप बना रखा है। देखो ये मैप मैंने आपको इसीलिए दे रखा है, एक मैप इसलिए दे रखा है। देखो ये ऊपर एक मैप दे रखा है, मध्य प्रदेश का पॉलिटिकली मैप है, कहाँ पे कौन से ज़िले हैं ये दे रखा है। और नीचे देखो मैंने एक क्या बना रखा है, ब्लैंक मैप दे रखा है। ये ब्लैंक मैप इसीलिए दे रखा है ताकि प्रैक्टिस के लिए, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूँ यहाँ पे कौन सा जिला है, तो देखो यहाँ पे भिंड है। यहाँ पे मैं पूछूँ तो क्या है, यहाँ पे मुरैना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे श्योपुर है, यहाँ पे ग्वालियर है। तो ऐसे क्या करना, आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आपको क्या करना, मेन मेन जिले लिख लेना है पहले। कैसे लिख लेना है, देखो मैं आपको बताता हूँ। मेन जिले लिखना है, जैसे आपको ये देखना है कि सबसे मुख्य जिला मध्य प्रदेश का कौन होगा, मध्य प्रदेश की राजधानी। तो वो देखना है वो कहाँ पर है, तो देखो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल यहाँ पर है। रहेगी बात आपको याद, भोपाल कहाँ पे है, ये रही भोपाल। ये याद रखना है आपको, ये भोपाल है, तो इसको बी बना दो भोपाल को। इसी भोपाल के साइड में देखोगे ना, तो आपको यहाँ दिखेगा इंदौर। ये दिखेगा आपको, ये इंदौर। ठीक है दोस्तों, तो इसको इंदौर को मैंने आई लगा दिया। जस्ट इसके नीचे दिखेगा आपको इंदौर। फिर देखो इधर देखोगे ना, तो इधर यहाँ पे दिखेगा आपको जबलपुर। ये दिखा है जबलपुर, ये जबलपुर हो गया। और ये ऊपर देखोगे ना, तो यहाँ पर बीचों बीच में आपको दिखेगा ग्वालियर। तो ये मैंने लिखा है जी। ये मुख्य जिले हो गए, मध्य प्रदेश के बड़े जिले हैं। फिर क्या करना है, ये ग्वालियर है तो ग्वालियर के हमें 5 जिले याद कर लेना है, क्योंकि ग्वालियर क्या है, संभाग है, और इस संभाग के अंदर जो भी जिले आएंगे वो याद कर लेंगे। तो देखो बहुत ही सिंपल है, इसको बोलते हैं भिंड, मुरैना, और ये क्या है, श्योपुर। तो इसे बार बार आप देख के पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। और फिर ये क्या है, ग्वालियर, उसके जस्ट नीचे क्या है, शिवपुरी। इसी प्रकार से जैसे इंदौर है, तो इंदौर के आस पड़ोस के जिले पता करो तो कैसे पता चले, देखो इसी इंदौर के पास में आए थे, देखो उज्जैन। उज्जैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर उज्जैन के पास में देखो, इधर इधर इंदौर के पास में देखो, देखो धार आ जाएगा, तो धार आ गया। इधर साइड में देखोगे तो आपको देवास आ जाएगा। तो बस ऐसे क्या करना, आप बार बार पढ़ोगे ना तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। नीचे आज क्या आ जाएगा, ये खरगोन आ जाएगा, ये खंडवा आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा बुरहानपुर। अब ये तो याद रखना ही है आपको, बुरहानपुर, क्योंकि सबसे दक्षिणी जिला क्या है, बुरहानपुर। सबसे उत्तरी जिला क्या है, मुरैना। सबसे पूर्वी जिला क्या है, देखो ये अलीराजपुर। इसी पहले ये झाबुआ था पूरा, इसी झाबुआ से अलग होकर बना है अलीराजपुर। सबसे पूर्वी जिला अगर आपसे पूछेगा तो कौन है, सिंगरौली। फिर देखो मध्य उत्तर से दक्षिण के बीच मध्य प्रदेश की अगर आपसे कोई पूछे लंबाई कितनी है, ये चौड़ाई पूछे आपसे, तो ये है 605 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 605 किलोमीटर। और अगर पूर्व से पश्चिम में अगर आपसे विस्तार पूछे मध्य प्रदेश कितना लंबा चौड़ा है, ये है 870 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश ऐसे उत्तर से दक्षिण देखोगे तो कम लंबा है, चौड़ा ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक मी परफेक्ट। इससे क्या हो जाएगी, सारी चीज़ आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब अगला जिला लेते हैं। देखो इस जिले में हमने यही बता रखा है आपको, क्या बता रखा है कि देखो मध्य प्रदेश की लंबाई कितनी है। देखो इधर देखो आप, देखो यहाँ से यहाँ तक दे रखा है। देखो उत्तरी सीमांत जिला, सीमांत का कि मध्य प्रदेश सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो देखो ये मुरैना है। सबसे अगर आपसे को पूछे दक्षिणी सीमांत जिला, सीमांत का मतलब सीमा जहाँ पे अंत हो जा रही है, या सबसे दक्षिणी जिला पूछेंगे तो देखो बुरहानपुर। तो देखो मुरैना और बुरहानपुर के बीच की दूरी दे रखी, देखो उसको ने 605 किलोमीटर। इसी प्रकार से सबसे पश्चिमी जिला क्या आ जाएगा, पश्चिमी सीमांत जिला क्या आ जाएगा, अलीराजपुर। और पूर्वी सीमांत जिला क्या आ जाएगा, सिंगरौली। देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी, 870 किलोमीटर। ये रहेगी बात आपको याद। फिर ये याद कर लेना, अखंड भारत का बिंदु क्या होगा, बरसाली, बैतूल। ठीक है, ये सब याद करने की आवश्यकता है आपको। फिर देखो देखो इनमें एक और चीज़ दे रखी है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है, तो मंगलनाथ। मंगलनाथ मतलब उज्जैन को हम कहते हैं। तो देखो आपको ऐसे याद करना है, आप अपने पास एक ग्लोब लीजिए। आप जैसे ये तो मैप है, एक ग्लोब होता है गोल गोल, देखा होगा कभी आपने, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए ग्लोब, तो ग्लोब दिख जाएगा वहाँ पे, या आप गूगल पे भी सर्च करोगे वहाँ पे ग्लोब दिख जाएगा। तो केंद्र बिंदु का मतलब ये होता है कि पूरा सेंटर है इसका, कहने का मतलब ये है। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसको कहते हैं, मंगलनाथ, उज्जैन में। तो ऐसा समझिए कि बस क्या करिए, अपने दिमाग में इमेज जमा लीजिए, केंद्र बिंदु है ना, तो इसको लटका दीजिए यहाँ पे। एक खिल, जैसे हम खेल में किसी चीज़ को कैसे, तराजू में किसी चीज़ को हम कैसे तोलते हैं, इस प्रकार से एक खिल्ला टांग दीजिए ऊपर, तराजू में तोल दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, पृथ्वी का केंद्र बिंदु। ठीक है, इसी प्रकार से देखो अखंड भारत का केंद्र बिंदु। अब अखंड भारत भी एक बड़ा प्रश्न है, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता अखंड भारत क्या है। तो अखंड भारत का मतलब जो प्राचीन काल में, जो मौर्य काल में जो भारत था, उसको हम अखंड भारत बोलते हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बहुत सारे क्षेत्र आ जाते हैं। उत्तर में देखोगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर भारत, इधर क्या आ जाएगा अपना बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये सारी चीज़ आ जाएगी उसके अंदर। इसको बोलते थे हम अखंड भारत। तो ये अखंड भारत का केंद्र बिंदु क्या था, बैतूल। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ये कौन से काल के समय में बात करी, मौर्य काल की बात चल रही है। फिर देखो ये एक और दे रखा है, भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु। ये भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मतलब अभी भारत का मध्य बिंदु कौन सा है, तो ये क्या है, कटनी, मनोहर कटनी।
ये अभी वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु पूछेगा तो वो है सागर। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, बीचों बीच में कौन है, भारत मध्य प्रदेश के सागर। मतलब यहाँ से अगर मैं सागर मध्य प्रदेश को लटका दूंगा तो बैलेंस हो जाएगा, वो एकदम बीचों बीच में आ जाएगा। इधर ले जाऊंगा तो इधर झुक जाएगा, इधर ले जाऊंगा तो इधर झुक जाएगा, बीच में आ गया, मतलब एकदम तराजू बराबर रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो अगला अगला हमारे पास एक मैप दे रखा है, इसमें क्या करा है कि मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य वो बता रखे थे। देखो यहाँ ये मुरैना है, ये मुरैना मैं बता देता हूँ ऐसा, यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा चालू होती है। देखो उत्तर प्रदेश यहाँ से लगेगा, तो देखो कौन कौन से जिले लगेंगे उत्तर प्रदेश, देखो इधर है, देखो यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश, ये दिख रहा है आपको उत्तर प्रदेश। तो देखो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे जिले देखोगे ना आप, देखो मुरैना 1, भिंड 2, दतिया 3, शिवपुरी 4, अशोकनगर 5, सागर 6 है, निवाड़ी 7, टीकमगढ़ 8, छतरपुर 9, पन्ना 10, सतना 11, रीवा 12 और सुनो सिंगरौली 13। ये याद रखना सीधी नहीं मिलता है। तो एक हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है सीधी, क्योंकि आपको पता है सीधी से अलग होकर सिंगरौली बना है। तो पहले उत्तर प्रदेश से सीमा किसकी लगती थी, सीधी की लगती थी, किंतु जब से सीधी से अलग होकर क्या बना सिंगरौली, तो सुनो सीधी की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती, किसकी सीमा लगती है, सिंगरौली। बस ये जो कन्फ्यूजन वाला जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना आपको, कभी भी एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछेगा ना, वो अगर ऐसा प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो देखो 3-4 ऑप्शन तो ऐसे देगा जो साझा करते हैं, एक और उसमें दे देगा, क्या दे देगा आपको, सीधी। तो सीधी साझा नहीं करता है, किंतु पुरानी अगर बुकों में आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पे करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि पहले ये सीधी ये सिंगरौली इसी सीधी के अंदर आता था। तो सीधी किसके साथ सीधा साझी करता था, उत्तर प्रदेश के साथ। अब एक और बात सुना, अभी वर्तमान में आपने सुना होगा रीवा से अलग करके मऊगंज बना दिया गया है। तो देखो मऊगंज ऐसे बनाया है, ऐसे देखो यहाँ से दिख रहा है आपको ये मऊगंज, ये मऊगंज है इधर, ये वाला जो बना रहा हूँ ना मऊ। तो सुनो अब मऊगंज की सीमा भी उत्तर प्रदेश से लगती है। तो देखो अब मध्य प्रदेश के कितने 13 नहीं 14 जिले हो गए। कितने जिले हो गए, 14 जिले हो गए जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो मऊगंज करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, ये याद रखना है आपको। तो बस ये यहाँ पे सारी चीज़ लिखी है। देखो मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। देखो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि समझने में हमें क्या रहे, आसानी रहे। ये आगे समझ में देखो क्या करते हैं। फिर देखो उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक है, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है वैसे हमें कि उत्तर प्रदेश की कितनी सीमा लगती है। बस मध्य प्रदेश की एग्जाम की हम तैयारी करें तो मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न ही वो हमसे पूछता है। ठीक है, और सबसे एक और चीज़ याद करना है, ये उत्तर प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है, तो उत्तर प्रदेश के साथ। तो मध्य प्रदेश की एक और चीज़ याद करना है आपको, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा लगती है। तो किसके साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। देखो किसी किसी बुक में राजस्थान दे रखा है कि मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है, राजस्थान, किंतु राजस्थान के साथ नहीं लगती, किसके साथ लगती है, उत्तर प्रदेश। देखो यहाँ का अगर आप देखोगे ना तो एकदम कटा छटा मैप ज़्यादा है, तो इसके साथ उत्तर प्रदेश के साथ हमारी सीमा ज़्यादा लगती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, देखो राजस्थान, ये राजस्थान इधर है, देखो यहाँ से आ जाएगा राजस्थान, कहाँ से आ जाएगा, ये राजस्थान आ जाएगा। अब देखो राजस्थान के जिले जोड़ लो, देखो पहला क्या आ जाएगा, मुरैना, दूसरा क्या आ जाएगा, देखो शिवपुर, शिवपुरी भी आ जाएगा, देखो शिवपुरी दोनों से लगता है। फिर चौथा कौन आ जाएगा, गुना, पांचवा कौन आ जाएगा, राजगढ़, छठा कौन आ जाएगा, आगर मालवा। फिर देखो आगर मालवा के इधर ऊपर, इधर देखो ना ऊपर से, तो देखो नीचे आ जाएगा 7वें नंबर पर कौन आ जाएगा, नीमच, 8वें नंबर पर कौन आ जाएगा, मंदसौर, 9वें नंबर पर कौन आ जाएगा, रतलाम, और 10वें नंबर पर कौन आ जाएगा, झाबुआ। मतलब मध्य प्रदेश के 10 जिले किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं, रतलाम के साथ। देखो ये लिखा, मध्य प्रदेश के 10 जिले रतलाम की सीमा को छूते हैं, एवं राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। देखो कितना आसान हो गया ये बताना। राजस्थान के कितने जिले मध्य प्रदेश की सीमा छूते हैं, तो 10। मध्य प्रदेश के राजस्थान कितने जिले सीमा छूते हैं, तो 10। सब में 10 आ गया। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। और इसमें भी कन्फ्यूजन वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, आपको ये याद रखना है, आगर मालवा। पहले यही था शाजापुर, इसी शाजापुर से अलग होकर किसको बनाया गया है, आगर मालवा था। हमारे लिए आगर मालवा जितने नए जिले बनते ना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि नए नए जिले बने, नई नई इन्फॉर्मेशन की बात, तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बच्चों के पास होती नहीं, सटीक इन्फॉर्मेशन, आधी अधूरी जानकारी होती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो ये 10 जिले आ गए। अब इसके जस्ट पास में देखोगे तो क्या लगेगा, देखो गुजरात। तो ये याद रखना आपको कि गुजरात के मध्य प्रदेश के सिर्फ 2 जिले ही लगते हैं गुजरात को। देखो एक तो झाबुआ में तो खत्म हो गई देखो राजस्थान की सीमा, तो यहाँ से लगती है देखो गुजरात की सीमा, और देखो अलीराजपुर तक ही लगती है ये गुजरात।
तो ये गुजरात। तो मध्य प्रदेश के 2 जिले किसके साथ सीमा साझा करते हैं? गुजरात के साथ। और गुजरात के 2 जिले किसके साथ सीमा साझा करते हैं? मध्य प्रदेश के साथ। तो मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? तो गुजरात के साथ। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के साथ, सबसे कम गुजरात के साथ। अब देखो इसके नीचे क्या है? महाराष्ट्र। देखो ये लिखा है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के कितने जिले साझा करेंगे सीमा? देखो एक हो गया अलीराजपुर, फिर देखो इधर आ गया बड़वानी, फिर आ गया देखो खरगोन, फिर देखो इधर आ गया बुरहानपुर, ये आ गया खंडवा, कितने हो गए? 5। फिर ये आ जाएगा बैतूल 6, छिंदवाड़ा 7, सिवनी 8 और बालाघाट 9। कितने जिले आ गए? देखो 9। अब सुनना बात, अभी वर्तमान में आपने पढ़ा होगा कि छिंदवाड़ा से अलग करके एक और जिला बना दिया गया, पांडुरना। कौन सा जिला बना दिया है? पांडुरना एक जिला बन गया। तो वो पांडुरना जिला ऐसा है। तो छिंदवाड़ा की सीमा भी महाराष्ट्र से लगती है और पांडुरना की सीमा भी महाराष्ट्र से लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है आपको। तब कितने जिले आ जाएंगे? मध्य प्रदेश के 10 जिले महाराष्ट्र की सीमा को छूते हैं, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको चीज़ें याद रहेगी। तो 9 की जगह क्या आ जाएगा? ये 10 करेक्ट कर लोगे आप। कितने आ जाएंगे? 10। ठीक है, कितने लगते हैं ये भी याद कर लेना आप, कौन कौन लगते हैं। फिर इधर कौन आ जाएगा? देखो छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश पूर्व के साथ सीमा किसके साथ से लगती है? छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में देखो देखो बालाघाट 1, मंडला 2, डिंडोरी 3, अनूपपुर 4, शहडोल 5, सीधी 6 और सिंगरौली 7। तो मध्य प्रदेश के 7 जिले छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं और छत्तीसगढ़ के 7 जिले छिंदवाड़ा के साथ सीमा साझा करते हैं। रहेगी बात आपको याद। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा, ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। इसको आप पढ़ोगे ना बार बार तो याद हो जाएगी। एक्चुअल में एक चीज़ और याद करना है, बहुत सारी बुकों में क्या दे रखा है कि मंडला छत्तीसगढ़ का साथ सीमा साझा नहीं करता है, यहाँ पे पूरा डिंडोरी बना रखा है। किंतु आपको याद रखना कि मंडला भी छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बहुत सारे मैपों में गलतियाँ बहुत सारी दे रखी है, इसलिए हमें सही गाइडेंस की सही ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। हम सोचते हैं हम इंटरनेट से सब चीज़ पढ़ लें। आप ये सोचिए कि इंटरनेट पर हर इन्फॉर्मेशन सही नहीं दे रखी, गलत भी मैप आगे। ये जो मैप है ये तो देखो सही है, किसी देखो मैंने कोचिंग का उठा रखा है ये मैप, मैं किसी कोचिंग का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तो किसी कोचिंग का मैप उठा रहा था, देखो कोचिंग वाले ने बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ये मैप बनाया। किंतु आप गूगल पे मैप देखोगे ना बहुत सारे, तो आपको ये दिखेगा पूरा यहाँ पे मंडला बना हुआ, डिंडोरी बना हुआ। मंडला को छत्तीसगढ़ के साथ मिलाया ही नहीं उसने। तो आपको ऐसा लगेगा अच्छा मंडला की सीमा तो छत्तीसगढ़ के साथ लगती ही नहीं, जबकि मंडला की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। तो बहुत सारे मैपों में गलतियाँ बहुत है, इसलिए आपको ऑथेंटिक मैप पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसको क्लियर करना है, तभी आपकी पढ़ाई सही से हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगला लेते हैं हम। अब देखो मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक दे रखे। तो देखो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय गान क्या है? सुख का दाता सबका का आजाती, शुभ का है संदेश है, पिता का आश्रय माँ की गोद, यह मेरा मध्य प्रदेश है। तो ये किसने लिखा है? ये आपको याद रखना है, महेश श्रीवास्तव ने लिखा है। किसने लिखा है? इसके रचना कौन है? श्री महेश श्रीवास्तव। और इसको आवाज़ किसने दी है? तो कुमार सानू ने दी। ये सब याद करना है, रचनाकार कौन है, संगीतकार कौन है, गायक कौन है, तो कुमार सानू, याद करना है। ठीक है। फिर देखो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, ये एमबीबीएस में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, और छोटी मोटी एग्जाम जैसे एमपीएसआई हो गया, पुलिस पटवारी की एग्जाम अगर आप पढ़ोगे ना तो उसमें ये बार बार ये प्रश्न आता रहता है, हर साल 2 साल में प्रश्न रिपोर्ट कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो इसका नाम है दूधराज, या इसको ही बोलते हैं हम शाह बुलबुल, या कहीं कहीं बुकों में लिखा है शाह ए बुलबुल। ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम याद करना है आपको, पैराडाइज फ्लाई कैचर। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश के राजकीय जो पक्षी है, राजकीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो क्या है वैज्ञानिक नाम? पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो देखो ऐसे याद करना है, मध्य प्रदेश का पक्षी है। तो देखो पक्षी कहाँ उड़ रहा है? हवा में उड़ रहा है। अरे आप खुद सोचिए कहाँ उड़ रहा है? ये मान लीजिए पक्षी है, कोई पक्षी मान लो, छोटा सा मैं पक्षी बना देता हूँ साथ, इस टाइप से कोई पक्षी मान लो ये उड़ रहा है। अब ये पक्षी उड़ रहा है, पक्षी तो हवा में उड़ेगा, आप खुद दिमाग लगाइए। तो अचानक क्या हो गया यार? इसको पैरालाइज हो गया। क्या हो गया? पैरालाइज। पता है पैरालाइज में इसका अंग बंद हो जाता है, मान लो इसके जो पंख है वो काम करना बंद कर ले पहले, तो ये सीधा नीचे गिरेगा, फ्लाई करेगा। क्या करेगा? ये फ्लाई। तो हमें क्या करना है? इसको कैच कर लेना है, क्योंकि हमारा क्या है? राजकीय पक्षी। बस इस प्रकार की एक इमेज बना लेना है। तो देखो इसका वैज्ञानिक नाम क्या आ गया? देखो पैरालाइज फ्लाई कैचर। ये क्या हो गया था? पैरालाइज हो गया था, और फिर क्या करने लगा? फ्लाई करने लगा, तो हमने क्या कर लिया? कैच। तो देखो क्या लिखा है? पैरालाइज फ्लाई कैचर। रहेगी बात ना। ऐसे आप पढ़ोगे ना जैसे मैंने बताया आपको, तो आपको हमेशा याद रहेगा, नहीं तो आप क्या करोगे? भूल जाओगे इसको थोड़े दिन में। तो बस इतना से याद रखना, हमारा राजकीय पक्षी क्या हो गया था? उड़ते उड़ते उसके पंख क्या हो गए थे? पैरालाइज हो गए थे। फिर वो एकदम सीधा नीचे फ्लाई करता हुआ आया, हमने क्या कर लिया? उसको कैच कर लिया, क्योंकि हमारा क्या है? राजकीय पक्षी, इसकी रक्षा करना हमारा काम है। रहेगी बात आपको याद। फिर देखो राजकीय नाट्य। नाट्य एक अलग चीज़ है,
इसको इंग्लिश में हम ड्रामा बोलते हैं। तो नाटक, नाट्य को ऐसे याद रखने में हमें याद नहीं रहेगा, नाट्य नृत्य, ये कन्फ्यूजन होता बड़ा। तो देखो मैंने जैसे याद करा ऐसे मैं आपको बताता हूँ। नाट्य को हम बोलते हैं नाटक। क्या है नाटक? तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाटक क्या है? माई, इसको माच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माच। और ये माच कहाँ का है? ये उज्जैन का। जो माच जो नाट्य है ये कहाँ का है? उज्जैन का। तो मध्य प्रदेश का राजकीय जो नाट्य है, नाटक है, वो क्या है? माच। और ये कहाँ का है? उज्जैन का। तो कैसे याद रखेंगे माच? तो देखो माच को ही बना लिया हमने माचिस। क्या बना लिया हमने? माचिस। देखो सब चीज़ है ना सिर्फ समझने के लिए, आप इसको दिल पे मत लीजिए। नहीं तो बोलोगे आप सर ये क्या पढ़ा रहे हो, आप किस प्रकार से पढ़ा रहे हो, कुछ तो भी बता रहे हो। ये सिर्फ लिंक करने के लिए बनाया है। क्यों बनाया लिंक करने के लिए? क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन होगा हमें कि हमसे नाट्य पूछ रहा है तो हम कभी कभी माच लगा देंगे, हमसे कभी नृत्य पूछेगा तो नाट्य नृत्य में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो थोड़ा शोर शराबा हो रहा था इसलिए हमने थोड़ा वीडियो रोक दिया था, फिर से करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय नाट्य या नाटक पूछे तो वो है माच। माच मतलब मालवा का क्या है? ये क्या है? नाट्य है। तो माच को कैसे याद करेंगे? माचिस से याद करेंगे, माचिस। और माचिस से आग लगाने की कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? नाटक। माचिस से आग लगाने की क्या कर रहा है? नाटक। तो बस इसे याद करेंगे। तो राजकीय नाटक क्या हुआ हमारा? माचिस मतलब माच। कन्फ्यूज़न कभी भी नहीं होना चाहिए। मैं जैसे बता रहा हूँ आपको इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में जब हम प्रश्न सोल्व करते हैं तो हमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। अब देखो राजकीय नाट्य, अब राजकीय नृत्य अगर आपसे पूछे तो राजकीय नृत्य राई। तो देखो राई कहाँ का नृत्य है? ये बुंदेलखंड का नृत्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए राजकीय नृत्य। क्या है राजकीय नृत्य? राई। तो देखो राई को ही हमने बना दिया है ताई। क्या बना दिया हमने? ताई। और ताई का डांस तो देखा होगा आपने कभी कभी शादी ब्याह में। ताई, ताई मतलब जो बुजुर्ग होते हैं बड़े, है ना, इनको। तो ताई का नृत्य देखोगे तो आपको अलग ही पता चलेगा कि किस शैली का नृत्य है वो, है ना। अलग ही लेवल का नृत्य होता है वो। तो इसीलिए नृत्य ताई का क्या देखेंगे हम? डांस। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डांस। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। तो नृत्य याद रखना आपको। नृत्य क्या है? राई। राई को क्या बना दिया था हमने? ताई। ताई क्या कर रही है? नृत्य। रहेगी बात आपको याद। फिर देखो राजकीय मछली हमारी, ये नर्मदा नदी में पाई जाती है राजकीय मछली। तो राजकीय मछली है महाशीर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं इसका नाम? महाशीर। और इसी का वैज्ञानिक नाम है टोरटोर। तो देखो ऐसा याद करना है आपको, ये मछली नर्मदा नदी में है। तो देखो मतलब पानी का शेर इसी को तो मछली को ही तो बोलते हैं। आप हमने जब भी नदियों पानी की बात करी है तो पानी का शेर किसको बोलेंगे हम? इसी को बोलेंगे ना। महाशेर किसको बोलेंगे? मछली को भी ना। तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या हुई? महाशीर। महाशीर को कैसे याद करोगे? कि मछली मतलब पानी, और पानी का शेर कौन होती है? मछली। तो ऐसे याद रखना, शेर, महाशेर। और टर टोर, टर टर, आपने आवाज़ सुनेंगी पानी के अंदर मेंढक की आवाज़ सुनेंगे, टर टर करती है। टर टर से याद कर लेना टोर टोर। ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको कब घोषित करा गया। याद रह जाए अच्छी बात है। जैसे वो 2011 में इसको घोषित करा गया था। किंतु क्या कर रही है पानी के अंदर? आपने देखा होगा अक्सर मेंढक टर 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 करती है। टोर 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 याद कर लेना। इसका पूरा नाम है टोरटोर ब्यूटीटेरा। ठीक है, याद रहेगा। फिर ये राजकीय पशु। पशु अलग है, देखो पक्षी अलग था, उड़ रहा था, पशु है। तो राजकीय पशु क्या आ जाएगा हमारा? सॉरी, राजकीय पुष्प। राजकीय पशु अगर आपसे पूछेगा आपको, देखो राजकीय पशु है बारहसिंगा। ये बहुत ही फेमस है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और इसका देखो नाम है रूस वर्स दुआवसैली। ये वैज्ञानिक नाम भी आपको जरूर याद करना। देखो राजकीय पशु पूछ रहा है, ना कि हमसे पक्षी। पक्षी उड़ने वाला था, ये पशु है। राष्ट्रीय पशु क्या है हमारा? बारहसिंगा। और भारत का पूछेगा तो क्या आ जाएगा? बाघ। सबका अलग अलग है, देखो भारत का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है। जनरली वो हमसे मध्य प्रदेश का ही पूछता है क्योंकि मध्य प्रदेश जी के हम पढ़ रहे हैं। तो क्या है? बारह सिंगा। तो बारह सिंगा में क्या आता है? रूस वर्ष दुआओ सैली। तो देखो किसे याद करेंगे इसको? इसका नाम बड़ा कन्फ्यूजन है। तो देखो रूस वर्ष को याद कर लेंगे, रूस। ये क्या बन गया? रूस। ये हो गया वर्ष। ठीक है, वर्ष हमारे लिए इम्पोर्टेंट। दुआओ सैली। तो दुआ सैली, सैली मतलब सहेली। ठीक है, कितने सिंगा है? 12 सिंगा। 12 सिंगा मतलब 12 वर्ष हो गया। और रूस, रूस में क्या करेंगे हम? रूस में देखो रूस दुआओ सैली। तो हमारी एक मान लो ऐसे ऐसे समझ लीजिए कि रूसी नाम की एक सहेली है, उससे वो क्या कर रही है? दुआ कर रही है 12 सिंगा लाने के लिए, है ना। इस टाइप से आप कुछ भी बना लीजिए अपने दिमाग में ताकि आपको याद रहे। फिर देखो राजकीय फल। मध्य प्रदेश का राजकीय फल है आम। देखो क्या है? आम। और आम का ही वैज्ञानिक नाम है
ये नाम है इसका मैग्नीफेरा इंडिका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए। फिर ये देखो राज की पुष्प लिली, और इसी का वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिडम। तो बस लिलियम से याद रहेगा आपको, लिलियम कैंडिडम। फिर देखो यहाँ पे तो कुछ दे रखी मध्य प्रदेश की प्रमुख राजधानियाँ। तो देखो मध्य प्रदेश की प्रमुख राजधानी क्या है, देखो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, जिसमें जहाँ से मध्य प्रदेश चलता है, जितने भी नेता लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी, मध्य प्रदेश का विधानसभा हो गया, मध्य प्रदेश का सचिवालय हो गया, सब कहाँ है, भोपाल में। तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, देखो भोपाल में। किंतु मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहाँ है, इंदौर। क्यों है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा इंदौर से ही मिलता है हमें, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश संपन्न जिला इंदौर ही है, इसलिए इंदौर को क्या बोलते हैं, मिनी मुंबई भी बोलते हैं। और इंदौर को भी बोलते हैं हम खेल राजधानी, क्योंकि मध्य प्रदेश जितने भी खेल, महत्वपूर्ण खेल है, जैसे क्रिकेट, तो क्रिकेट स्टेडियम आपको यहीं इंदौर में मिलेगा, होलकर स्टेडियम। यहीं पे कभी कभी देखा होगा भारत का मैच कभी कभी होता है तो इसी होलकर स्टेडियम में होता है। ठीक है, तो एक ही हो गया। तो आर्थिक राजधानी, खेल राजधानी किसको बोलते हैं हम, इंदौर को। इसी आर्थिक का और नाम हो सकता है, जिसे व्यावसायिक राजधानी भी बोल देंगे। ठीक है, फिर देखो मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बोलेंगे, पंचमढ़ी। अब सुनो बात, पंचमढ़ी कहाँ पे आएगी, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। और देखो ये हिल स्टेशन, हिल मतलब पहाड़ी वाला क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र है ये पहाड़ी। और आपको भी पता है पहाड़ी क्षेत्र, जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे क्या हो जाएगी, गर्मी कम होती जाती है। पहाड़ों पे जाएंगे ना ऊपर, क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल का जो प्रेशर होगा वो कम होगा, वायु कम होगी तो गर्मी कम होगी। तो सुनो बात, गर्मी हमें अगर लगेगी यहाँ पे तो हम कहाँ जाएंगे, इसी पहाड़ी स्थान पे जाएंगे ना, जाके जहाँ पे मानसून कैसा हो, ठंडा हो। तो ऐसे याद करना अपने दिमाग, पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, हिल मतलब पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे हम घूमने जा सकते हैं। तो कभी घूमना हो तो पंचमढ़ी में आप जरूर घूमना, ये मध्य प्रदेश का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर देखो न्यायिक राजधानी, क्योंकि मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है का मुख्यालय कहाँ पर है, जबलपुर में, इसलिए मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसको बोलते हैं हम, जबलपुर को। और उसी जबलपुर को बोलते हैं हम संस्कार राजधानी, संस्कार राजधानी, संस्कार राजधानी। और एक और बात सुनना, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी, ये बड़ा कन्फ्यूजन है, सांस्कृतिक। देखो संस्कार अलग है, सांस्कृतिक राजधानी अगर आपसे पूछे तो वो है उज्जैन। सांस्कृतिक, तो याद करना इसको। देखो सांस्कृतिक को हम बना लेंगे संस्कृत, और संस्कृत के जो विद्वान थे, कौन थे संस्कृत के महान विद्वान, आपने सुना होगा महाकवि कालिदास। और ये महाकवि कालिदास यहीं उज्जैन से संबंधित थे। रहेगी बात। अब उज्जैन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये प्रागैतिहासिक कालीन से चला रहा उज्जैन। उज्जैन से हर साल एक प्रश्न जरूर पूछता है वो। और आपको पता है वर्तमान के सीएम कौन है, डॉक्टर मोहन यादव जी, ये उज्जैन से ही है। सीधी सी बात है, उज्जैन पे ज़्यादा फोकस रहता है, हर प्रकार की न्यूज़ का उज्जैन पे ज़्यादा फोकस रहता है। और वर्तमान में भी क्या बना है, महाकाल कॉरिडोर। इसलिए जितने भी शरणार्थी, जितने भी पर्यटक जो आते हैं अभी महाकाल कॉरिडोर में बहुत ज़्यादा आने लगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस न्यूज़ का कहाँ होता है, महाकाल कॉरिडोर से, उज्जैन से, मुख्यमंत्री से। तो यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इसलिए याद करना उज्जैन को आप। याद रहेगी आपको बात, न्यायिक राजधानी समझ में गए। फिर देखो मैंगनीज राजधानी बालाघाट, क्यों कहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा मैंगनीज कहाँ होता है, बालाघाट में। सबसे ज़्यादा तांबा भी बालाघाट में होता है, और एशिया की सबसे बड़ी खदान है मैंगनीज। तो याद रहेगी तो ये तीसरी बात आपको। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।